Students, welcome to my YouTube channel. This is KS Tutorial. So today we are going to study class 6th NCERT chapter Vital Villages Thriving Towns of History. Okay students, so हमने इसका डिटेल्ड लेक्चर पूरा कंप्लीट कर लिया है हिस्ट्री की बुक से. ओके अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं. ठीक है, आज अब हम शॉर्ट नोट्स का एक्सप्लेनेशन देखेंगे पूरी तरीके से, और आप लोग अपने कॉपी में पेन डाउन भी कर लीजिएगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. राइज ऑफ न्यू किंगडम एंड टाउन्स लेड टू एन इंक्रीज इन एग्रीकल्चर एंड ट्रेड. अब हमने यहाँ पे क्या देखे, नए किंगडम और नए टाउन्स इंक्रीज़ हो रहे थे. नए टाउन्स और नए किंगडम्स की शुरुआत हुई और वहाँ पे एग्रीकल्चर और ट्रेड बढ़ रहा था. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे एग्रीकल्चर और ट्रेड्स बढ़ रहा था. तो जो मैं शॉर्ट नोट्स आप सबको प्रोवाइड करती हूँ, आप लोग अच्छे से जानते हैं कि मैं सिर्फ की पॉइंट्स ही लिखती हूँ. ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है मैं सिर्फ वही एक्सप्लेन करती हूँ यहाँ पे, और वही की पॉइंट्स यहाँ पे लिखती भी हूँ. ओके, तो इट रिजल्टेड इन द ग्रोथ ऑफ न्यू टाउन्स. जब एग्रीकल्चर और ट्रेड बढ़ा तो फिर नए नए टाउन्स ग्रो हुए. ओके, नए नए टाउन्स निकल कर आए. आप देखते हो रैपिड इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन. अब कैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में इतनी रैपिडली इंक्रीमेंट हुआ, तो आयरन टूल्स की डिस्कवरी हुई. ओके, आयरन टूल्स की डिस्कवरी हुई जिसकी वजह से एग्रीकल्चरल का प्रोडक्शन जो था काफ़ी रैपिडली इंक्रीज़ हो गया. जैसे कि अब हमने देखा था कि प्लग शेयर्स वगैरह, प्लॉ शेयर्स वगैरह यूज़ हो रहे थे. ओके स्टूडेंट्स, तो जिसकी वजह से सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा था एग्रीकल्चर का. ओके, तो इट मेड इट ईजियर टू ब्रिंग मोर लैंड अंडर कल्टिवेशन बाय क्लियरिंग फॉरेस्ट. ओके, तो ये क्या था कि जब आयरन टूल्स हमारे डिस्कवर हो गए तो इसने क्या किया, मोर एंड मोर लैंड को कल्टीवेट करना, मतलब उससे बहुत ज़्यादा इजी हो गया था. ठीक है, मतलब फॉरेस्ट को क्लियर करके और ज़्यादा से ज़्यादा लैंड को की कल्टीवेशन करना इन आयरन टूल्स से इजी हो गया था. ओके, फिर देन द यूज़ ऑफ आयरन प्लॉशेयर्स, द यूज़ ऑफ आयरन प्लॉशेयर्स मेड इट पॉसिबल टू डिग डीप इन दोज एरियाज वेयर द सॉइल वॉज फर्टाइल. ठीक है, तो फिर आयरन प्लॉशेयर्स जो आए थे, नए टूल्स थे. अच्छा, हमने ये देखा था मेगालिथिक बरियल्स, जब हम पढ़ रहे थे तो हमने ये देखा था मेगालिथिक बरियल्स में कि स्केलेटन के साथ हमने आयरन टूल्स को देखा था, कुछ प्लॉशेयर्स को देखा था, बरीड थे. तो ठीक है, तो ऐसे ये जो आयरन प्लॉशेयर्स है ना, प्लॉशेयर्स ये क्या करते हैं ना, तो जो सॉइल बहुत ज़्यादा फर्टाइल थी उसको बहुत ज़्यादा डीपली से प्लॉ करते थे, प्लॉइंग करते थे, और पूरा लैंड ही प्लॉइंग कर लेते थे. देखो, अब पहले आयरन टूल्स से ये बदला हुआ है कि जो स्टोन टूल्स थे हमारे या वुड टूल्स थे, तो इनसे जो फार्मर्स थे ना, पूरा लैंड जो था वो कल्टीवेट नहीं कर पाते थे. बेचारे जितना ग्रो करते थे उतना वो खा लेते थे, उनका कोई सरप्लस प्रोडक्शन नहीं होता था. लेकिन आयरन प्लॉशेयर जब आए तो मतलब ईजी हो गया पूरे लैंड को कल्टीवेट करना, और उससे सरप्लस प्रोडक्शन होने लगा. ओके, क्रॉप्स का नेक्स्ट it led to significant rise in agricultural production first in North India एंड देन इन साउथ इंडिया. ठीक है, फिर एग्रीकल्चरल का जो प्रोडक्शन था, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पहले नॉर्थ इंडिया में हुआ एंड देन फिर साउथ इंडिया में. ओके, नेक्स्ट ग्रोथ ऑफ क्राफ्ट्स एंड क्राफ्ट्समैन्स. तो क्राफ्ट्स और क्राफ्ट्समैन का क्या था, तो आर्ट एंड क्राफ्ट्समैन फ्लरिश्ड इन एवरी विलेज. तो उस टाइम जो हर गाँव में क्राफ्ट और क्राफ्ट्समैन को फ्लरिश हो रहे थे, ग्रो कर रहे थे. ईच विलेज हैड वीवर्स, डायर्स, पॉटर्स, ब्लैकस्मिथ्स, बास्केट वीवर एंड गोल्ड स्मिथ्स, कारपेंटर्स एट्सेट्रा. ओके, तो हमने क्या देखे, हर गांव में हमने वीवर्स देखा. वीवर्स हमें देखने को मिलते थे जो बुनते थे, बुनकर जिन्हें हम कहते हैं. डायर्स जो क्लॉथ्स की कलरिंग करते थे, डाई करते थे. पॉटर्स को हमने देखा, ब्लैक स्मिथ्स, बास्केट वीवर, गोल्ड स्मिथ्स, कारपेंटर्स, ये सब थे हर गाँव में. ओके स्टूडेंट्स, ठीक. नेक्स्ट, अब क्या फेमस था, कौन से ऑक्यूपेशंस ज़्यादातर पॉपुलर थे, तो सिल्क वीविंग, डाइंग, कॉइन मिंटिंग, cloth making and bead making, they are the most popular occupations. Okay students, I hope this is clear to everyone. If there are any doubts, so please ask me. Okay, next, archaeological sources show extremely fine pottery called northern black polished ware. Okay, अब हमने देखा था कि आर्कियोलॉजिकल कुछ सोर्सेज थे जहाँ से हमें पता है उनकी फाइन पॉटरी भी थी. तो फाइन पॉटरी क्या, उसे कहते हैं नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, NBPW. ओके, सो ये क्वेश्चन आ सकता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट भी. मोस्ट क्राफ्ट्समैन्स ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इनटू एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड श्रेणीज. ओके, तो कई सारे क्राफ्टमैन्स थे जिन्होंने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जिन्हें हम क्या कहते हैं, श्रेणीज. ओके,
अब श्रेणीज़ के बारे में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैंने जब चैप्टर पढ़ाया है उसमें मैंने दिया है कि श्रेणीज़ कैसे काम करते थे। ओके, अब कैसे ट्रेड में इंक्रीमेंट होना, इंक्रीज इन ट्रेड। तो द रैपिड राइज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड क्राफ्ट्स लेड टू सरप्लस प्रोडक्शन। दिस सरप्लस इन विलेज वॉज सप्लाई टू टाउन्स। अब देखो, पहले क्या होता था कि जब इनके पास आयरन टूल्स नहीं थे ना, तो जितना ये ग्रो करते थे, जितना ये उगाते थे, उतना ही खा लेते थे। अब लेकिन जब से आयरन टूल्स आ गए थे, तो अब इनके पास क्या हुआ कि अब इतनी ज़्यादा क्रॉप हो जाती थी, तो आधा ये खाते थे, आधा भी इनका मतलब वो एक सरप्लस प्रोडक्शन था। तो जिसकी वजह से अब वो आधा अपने घर में रखते तो ख़राब भी हो जाता, तो अपने भर का वो निकाल लेते थे साल भर का अनाज, और फिर उसके बाद उसको टाउन्स में सप्लाई कर देते। तो इसी को ट्रेडिंग कहते हैं, ट्रेडिंग हुई। फिर ऑल दिस लेड टू ग्रोथ ऑफ ट्रेड, ठीक है, यही सब ट्रेडिंग इसी तरह ग्रो करती गई। फिर मर्चेंट्स और ट्रेडर्स जो थे वो पार्टिसिपेट करते थे इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ट्रेडिंग में, ठीक है। जो मर्चेंट्स और ट्रेडर्स थे, तो मतलब गांव के अंदर भी जो ट्रेड करते थे, गांव के बाहर भी ट्रेड करते थे। जितनी भी ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ थी वो एक गिल्ड्स में ऑर्गेनाइज थी। ओके, एंड यूज़ ऑफ मनी गेव राइज टू पंच मार्क्ड कॉइन्स। अब हमने बताया था कि जैसे कोई ये कॉइन है, ठीक है, इसी में क्या करते थे ना, पंच करते थे, स्टैम्प मारते थे, ठीक है, स्टैम्प मारते थे या पंच करते थे। हमने जब एक लेक्चर पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया था बुक में, तो उसमें इमेज में भी दिखाया, पिक्चर में भी दिखाया था कि कैसे उसमें ना ऐसे, जैसे समझे ये कॉइन है आपका, उसमें ऐसे स्टैम्प मारते थे। ओके, तो ये चीज़ था। नेक्स्ट, टैक्सेस कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेड एक्टेड एज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द किंग। अब देखिए, अब सबसे पहले जो ट्रेड के लिए जो टैक्स वो कलेक्टेड करते थे जो गाँव से, वो इम्पॉर्टेंट सोर्स था रेवेन्यू का किंग के लिए। ओके, नेक्स्ट है हाउ डू पीपल लिव। अब कैसे लोग रहते थे, तो इस बहुत ही लिटिल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि इसके बारे में, कि पीपल की लाइफ के बारे में। और इनकी मेन सोर्स हम देख सकते हैं, जैसे स्टोरी बुक्स हो गई, स्कल्पचर्स हो गई, वहाँ से हमें पता चलता है कि लोगों की लाइफ कैसी थी। ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर टू एवरी वन। इफ देयर इज़ एनी डाउट सो प्लीज़ आस्क टू मी। ओके, हाँ, ये सारे जो शॉर्ट नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ, आई होप ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे आपके लिए। और ये मैं बता रही हूँ गारंटी के साथ, कोई ना क्वेश्चन इसमें ज़रूर फंसेगा, ठीक है। अभी मैंने चैप्टर 1 से लेके जितने भी चैप्टर 8, 9 तक पढ़ा दिया आप सबको, और नेक्स्ट चैप्टर भी जो मैं पढ़ाऊँगी, अभी मेरा 6th क्लास की जो NCERT वो 2-3 दिन में कंप्लीट हो जाएगी, तो फिर हम 7th में जंप करेंगे और 7th की NCERT पढ़ेंगे। तो मैं ये आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप एक एक चैप्टर सीरीज़ वाइज देखिए, तभी आप लिंक कर पाएंगे हिस्ट्री को, ठीक है। अगर आप 20 से कोई चैप्टर पढ़ेंगे और फिर कहेंगे अरे समझ में नहीं है, तो सच में नहीं समझ में आएगा जब तक आप पिछली वीडियो या पिछला लेक्चर या पिछला चैप्टर नहीं पढ़ते हैं। ओके, तो आप लिंक ही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमारे सारे लेक्चर इंपॉर्टेंट है, डिटेल्ड वाले तो हैं ही इंपॉर्टेंट, और शॉर्ट नोट्स तो उससे भी ज़्यादा है, क्योंकि मैं हमेशा शॉर्ट नोट्स में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा डालने की कोशिश करती हूँ। ओके, so next, the second urbanization, towns and cities. So large scale agricultural production, growth of crafts and increased trade and commerce led to emergence of new towns and cities, ठीक है। अब सेकेंड अर्बनाइजेशन, टाउन्स और सिटीज़ का क्या मतलब है, जब एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ गया, ओके, जब क्राफ्ट्स बढ़ गया, ठीक, ट्रेड बढ़ गया, तो नए नए टाउन्स, नए नए सिटीज़ एमर्ज होकर आ रहे हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट टाउन्स थी जैसे कि वैशाली, उज्जैनी, हस्तिनापुर हो गया, पाटलिपुत्र, मथुरा, अरिकमेदु, बोधगया, राजगिरी और कावेरीपट्टनम। ओके, और इस चैप्टर में हमने देखा कि हमने किस किस के बारे में पढ़ा था। एक तो बैरी गाज़ा के बारे में पढ़ा था, भरूच सिटी के बारे में, और मथुरा सिटी के बारे में, और अरिकमेदु। तो ये तीनों सिटी अपने आप में ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये चैप्टर में ऑलरेडी मैंशनड है। ओके, नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ टाउन्स। तो ईच टाउन वॉज फेमस फॉर सम पर्टिकुलर एक्टिविटी। हर एक टाउन, हर एक गाँव अपनी कुछ ना कुछ एक स्पेशलिटी, कुछ ना कुछ स्पेशल एक्टिविटी, एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए माना जाता था, फेमस था। ओके, और कुछ ऐसे टाउन्स थे जैसे सोपारा, वो ट्रेडिंग टाउन्स थे, ठीक है। कुछ सोपारा जैसे टाउन्स थे, उन्होंने ट्रेडिंग टाउन्स कहते थे। अब यहाँ पे हमने देखे थे 2 फेमस टाउन्स देखे, मथुरा और अरिकामेदु। तो मथुरा क्या था, वो सेकंड कैपिटल था कुशानास का, और मथुरा का जो स्कूल ऑफ आर्ट था ना, वो भी बाद में यहीं पे ग्रू हुआ। ओके, तो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट बहुत ज़्यादा फेमस हुआ।
ठीक है। और अरिका मेदु आज के समय में प्रेजेंट में तमिलनाडु में है। तो ये कोस्टल ट्रेडिंग सेंटर था, यहाँ पे पोर्ट भी था, यहाँ पे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट सेंटर भी था। ओके, और इस यहाँ से जो ट्रेडिंग होती थी ना रोम से होती थी। ठीक है, हमने देखा था इनकी मैसेडोनियन रीजन से होती थी। ओके, मैसेडोनियन की रोम, इटली, वहाँ से इनकी ट्रेडिंग होती थी अरिका मेदु से। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, लाइफ ऑफ पीपल ऑफ तमिलनाडु अंडर द चोलाज एंड द पांड्यास। ओके, अब हम देखेंगे कि तमिलनाडु में लोगों की लाइफ कैसी थी जब चोला और पांड्या किंगडम था। ओके, तो मोस्टली पीपल्स विलेजेस में रहते थे और फार्मर्स थे। ठीक है, चोला और पांड्यास के टाइम मोस्टली पीपल्स विलेजेस में रहते थे और कैसे, फार्मर्स थे। ओके, टाउन्स वर नियर द कोस्ट, टाउन्स कैसे थे, कोस्ट के पास थे। ठीक है, कोस्टल एरिया में थे। जैसे अब ये देखिए, जैसे कि हमारा जो मैप देखते हैं कुछ, ये इंडिया का मैप अगर हम बनाएं तो ये हमारा, ये रीजन हमारा तमिलनाडु, तो ये कोस्टल एरिया ही तो है पूरा, ये रीजन जो हमारा तमिलनाडु का है। ठीक है, ये, ठीक है, तो ये कोस्टल रीजन ही तो है पूरा। ओके, नेक्स्ट, पूरा ये हमारा कोस्टल रीजन है, ये इधर तमिलनाडु और इधर केरला। ओके, तो टाउन्स पर, तो ट्रेड वेंट एज फार एज रोम एंड चाइना। ठीक है, अब इनकी ट्रेडिंग कहाँ से होती थी, रोम और चाइना से होती थी। अब पीपल यहाँ पे गैम्बलिंग में भी इंक्लूड रहते थे, गेम्स में, अम्यूजमेंट्स में, इन सब चीज़ों में इंक्लूड रहते थे। एंड द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज हेडेड बाय अ किंग। अब यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था, मतलब जो राज्य प्रसार होता था, वो कौन रूल करता था, किंग रूल करता था, किंग हेड होता था। ओके, और इनकी कुछ जनरल असेंबलीज होती थी, उन्हें हम क्या कहते थे, सभा। ओके, तो देयर वाज इवन अ जनरल असेंबली नोन एज द सभा। इनकी एक जनरल असेंबली हुआ करती थी जिसे हम सभा कहते हैं। और साउथ में एक मोस्ट पॉपुलर गॉड थे जिसे हम कहते हैं मुरुगन। ओके, मुरुगन, और नॉर्थ इंडिया में मुरुगन को कार्तिकेय के नाम से जाना जाता है। ओके, तो द चोला किंगडम वॉज सिचुएटेड बिटवीन द पेन्नार and the Velu rivers and its center of power was Urayur, a famous cotton center। ठीक है, तो चोला किंगडम पेन्नार और वेलू रिवर के बीच में था। ओके, और इसका जो सेंटर था वो उरायर था, जहाँ से पावर अपने, मतलब जहाँ से ये रूल करता था। और इसका, ये किसके लिए फेमस था, कॉटन के लिए फेमस था। ओके, कॉटन सेंटर के लिए फेमस था। नेक्स्ट, द पांड्या किंगडम वॉज देयर एंड इट्स कैपिटल मदुरई। ओके, तो जो पांड्या किंगडम भी थी जिसका कैपिटल था मदुरई। और मदुरई किसके लिए फेमस था, पर्ल्स के लिए फेमस था। ओके, पर्ल्स के लिए फेमस था। एंड इसका मेंशन, ये जो पांड्या किंगडम, चोला किंगडम है, इनके बारे में कहाँ मेंशन किया गया, तो मेगास्थनीज ने मेंशन किया, और साथ ही साथ संगम लिटरेचर में भी हमें देखने को मिलता है। ओके, तो दिस चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड। मैंने इसके शॉर्ट नोट्स भी अच्छे से प्रोवाइड कर दिए हैं आप सबको एक्सप्लेनेशन के साथ, तो आप सब लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। कहीं पे भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। सो वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो। सो फॉर दैट सब्सक्राइब माई चैनल और प्रेस बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बाय।